हेलो एवरीवन। टुडे वी विल डू साइंटिफिक प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। हमने पहले से स्टार्ट कर रखा है चैप्टर प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट चैप्टर के दो पार्ट्स हैं। दो पर्सन्स ने प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट दिए थे। एक तो हेनरी फ्योल, जिसको हम पढ़ चुके हैं, उसने मैनेजमेंट को ऑब्जर्व किया था, उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स कर कर उसके लिए हमको क्या दिए थे, प्रिंसिपल्स दिए थे। ये सेकंड जो है वो है साइंटिफिक प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। ये हमको दिए हैं F.W. टेलर ने, फ्रेडरिक विंस्लो टेलर ने। इसने जो एक्सपेरिमेंट्स किए हैं वो फैक्ट्री के अंदर किए हैं। इसके जो भी प्रिंसिपल्स आपको मिलेंगे वो फैक्ट्री से रिलेटेड मिलेंगे। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक फ्रेडरिक विंस्लो टेलर के ओवरव्यू ले लेते हैं। F.W. टेलर का बर्थ हुआ था 1856 में। बहुत कम टाइम के अंदर वो एक जहाँ पर ट्रेनिंग ले रहा था, ऑर्डिनरी ट्रेनर था, साधारण सा व्यक्ति था। उसने बहुत कम समय के अंदर ही एक बहुत अच्छी पोजीशन पाली, चीफ इंजीनियर बन गया। वो मिडवेल स्टील कंपनी में काम कर रहा था USA के अंदर। उसने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए और उससे उसे पता चला कि जो मैनेजमेंट है और जो वर्कर्स हैं उनका जो आपस में एक दूसरे के साथ बिहेवियर है वो सही नहीं है। मैनेजमेंट वाले अपने ही प्रॉफिट के बारे में सोचे जा रहे हैं और जो वर्कर्स हैं वो अपने प्रॉफिट के बारे में सोच रहे हैं। एक दूसरे के बारे में कोई सोचने को तैयार ही नहीं है। तो इसके ऊपर इसने प्रिंसिपल्स दिए, कुछ प्रिंसिपल्स गिवन है, कुछ टेक्निक्स गिवन है, वो हम इस चैप्टर के अंदर आगे बढ़ेंगे। तो F.W. टेलर का क्या मेन पर्पस था एक्सपेरिमेंट्स करने का? वो चाहता था कि जो भी आप काम करते हो कम से कम वेस्ट हो। फैक्ट्री के अंदर जहाँ प्रोडक्शन की जाती है वहाँ पर वेस्ट तो सबसे कम से कम हो और उस टाइम पर आपकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिविटी हो और कम से कम आपकी जो रॉ मटेरियल है, यानी कि इनपुट कम कहकर हम आउटपुट ज़्यादा चाहते हैं ताकि वेस्ट कम हो सके। तो ये था F.W. टेलर के बारे में। अब हम पढ़ते हैं जो भी इसने प्रिंसिपल्स दिए हैं। नेक्स्ट है प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। फर्स्ट है साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। इस प्रिंसिपल में F.W. टेलर क्या कहना चाहते हैं? साइंस जैसे जैसे साइंस बढ़ती जाती है, साइंस अपने एक्सपेरिमेंट्स करती जाती है, वो क्या कर रही है, नई नई टेक्नोलॉजीज आती रहती हैं, टेक्निक्स आती रहती हैं हर काम को करने की। तो F.W. टेलर क्या चाहते हैं कि हम लोग साइंस के साथ साथ चेंज होते रहें। नॉट रूल ऑफ थंब का यहाँ मतलब है कि हम लोग अभी तक पीछे ही जो हम पहले ट्रेडिशनल मेथड यूज़ करते थे आज भी हम उसी मेथड के ऊपर खड़े हैं। लेकिन F.W. टेलर कहते हैं ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसे साइंस तरक्की कर रही है, नए नए मेथड्स लेकर आ रही है, तो उसके साथ साथ हमको भी चेंज हो जाना चाहिए। उससे हमारी प्रोडक्टिविटी भी अच्छी हो जाएगी, हमारी कंपनी का जो भी एनवायरनमेंट है वो अच्छा हो जाएगा। जैसे पहले क्या होते थे, ब्लैक एंड वाइट टीवी होते थे, उसके बाद कलर टीवी आए, LCD आई, LED आई, स्मार्ट टीवी हैं। तो ये क्या है, जैसे जैसे साइंस तरक्की करती जा रही है, नए नए प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, तो अगर हम आज भी अगर ब्लैक एंड वाइट टीवी पर ही बैठे हैं तो उससे ब्लैक एंड वाइट टीवी को लेकर बैठने से अच्छा आज की जो इतनी टेक्नोलॉजी चेंज हो चुकी है, इतना कुछ हमको घर बैठे ही मिल जाता है, तो क्यों ना हम उसको उसको कॉप अप करें, हम उसको अडॉप्ट करें, उसको जो भी टेक्नोलॉजी आई है। तो फर्स्ट वाले में वो कहता है साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। जो भी ट्रेडिशनल मेथड्स हैं आप उसी के ऊपर ना अटके रहो। जैसे जैसे साइंस तरक्की करती है, नई नई मशीन्स लेकर आती है प्रोडक्शंस की, आप उसके साथ चेंज होते जाओ। नेक्स्ट है हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। हार्मनी होता है बैलेंस बनाकर रखना, प्यार से रहना। डिस्कॉर्ड होता है लड़ाई झगड़ा। अब हमने अभी पढ़ा कि मैनेजमेंट और जो वर्कर्स का रवैया था वो एक दूसरे की तरफ अच्छा नहीं था। तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन चलाने के लिए मैनेजमेंट भी ज़रूरी है और हमें पता है वर्कर्स भी ज़रूरी हैं। तो F.W. टेलर क्या कहते हैं, आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हार्मनी होनी चाहिए। मैनेजमेंट एंड वर्कर्स के बीच में आपको बैलेंस बनाकर चलना चाहिए कि जो प्रॉफिट का हिस्सा वर्कर्स को देने वाला है वो भी हम उन्हें देंगे और जो मैनेजमेंट के रखने वाला है वो मैनेजमेंट भी रखेगी। तो कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए, नॉट डिस्कॉर्ड। कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए किसी भी पार्टीज़ के बीच में। आप ऑर्गेनाइजेशन में हार्मनी रखेंगे, हर एक चीज़ में बैलेंस बनाकर रखेंगे, उस तभी आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव अचीव कर पाएंगे या फिर अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा पाएंगे। नेक्स्ट है कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म।
अब ये तो हमें भी पता है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, कोई सिंगल पर्सन तो नहीं चला सकता। अगर मैं कहूँ मैं ये कर लूँगी, मैं वो कर लूँगी, इंडिविजुअलिज्म दिखा रही हूँ जहाँ पर कि मैं ही हूँ जो कुछ हूँ, तो उससे तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन नहीं चल पाएगी। तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोऑपरेशन होना चाहिए, इंडिविजुअलिज्म नहीं होना चाहिए जहाँ पर एक पर्सन कहे कि मैं ही सब कुछ करूँगा। आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोऑपरेशन होना चाहिए जहाँ पर सारे के सारे एम्प्लॉयज़ एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करके, सारे के सारे एम्प्लॉयज़, मैनेजमेंट एक ही ऑब्जेक्टिव के लिए काम कर रहे हैं। तो इसमें हम क्या चाहते हैं, आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोऑपरेशन हो, कोई सिंगल पर्सन ऐसे ना कहे कि मैंने ये काम किया, मैंने ये काम किया। नेक्स्ट है डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन टू हिज और हर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी और प्रोस्पेरिटी। जो ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे एम्प्लॉयज़ हैं, ऑर्गेनाइजेशन काम करे हर एक पर्सन की डेवलपमेंट के लिए, ताकि हर एक पर्सन जहाँ तक भी वो एफिशिएंट हो सकता है, जहाँ तक भी वो ट्रेंड, उसको ट्रेनिंग देके हम इम्प्रूव कर सकते हैं, हम वहाँ तक लेकर जाएं। तो हर एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उसको ट्रेनिंग देनी, उसकी ट्रेनिंग के लिए, डेवलपमेंट के लिए नए नए प्रोग्राम्स चलाने चाहिए, और हर एक पर्सन को जहाँ तक उसकी कैपेसिटी है वहाँ तक उसको इम्प्रूव करना चाहिए। अगर हम ऐसा करते हैं तो वो उस पर्सन के लिए भी बेनिफिशियल होगा और हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी बेनिफिशियल होगा। जब हमने उसको ट्रेनिंग दे रखी है, उसे उसका काम सारा आता है, तो वो वेस्टेज कम से कम करेगा, जो भी हम उसको काम देंगे जल्दी से कंप्लीट कर देगा, तो इससे हमें भी बेनिफिट मिलेगा। तो ये तो थे कुछ प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। अब आगे हम पढ़ते हैं कि क्या क्या टेक्निक्स दी हैं साइंटिफिक मैनेजमेंट ने। नंबर 1 है फंक्शनल फोरमैनशिप। फंक्शनल फोरमैनशिप क्या कहती है, एक ऐसी टेक्निक है जिसके अंदर वो हर एक ऑर्गेनाइजेशन को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। एक प्लानिंग डिपार्टमेंट होता है और एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट होता है। प्लानिंग डिपार्टमेंट हर एक चीज़ के बारे में प्लान करता है कि क्या काम कैसे करना है, सब कुछ। और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट क्या करता है, उस चीज़ के ऊपर सुपरविजन करेगा, प्रोडक्शन करने में हेल्प करेगा। तो प्लानिंग हम देख रहे हैं, डायग्राम हमें दे रखा है, प्लानिंग ऑफिसर एंड प्रोडक्शन ऑफिसर। प्लानिंग डिपार्टमेंट को हमने एक ऑफिसर असाइन कर दिया, प्लानिंग ऑफिसर, एंड प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को एक ऑफिसर असाइन किया, प्रोडक्शन ऑफिसर। तो उसके नीचे हर दोनों क्या हैं, 4-4 पार्ट्स में डिवाइडेड हैं, 4 तरह के उनको वर्कर्स दिए जाते हैं। प्लानिंग ऑफिसर के नीचे 4 पर्सन कौन होंगे। नंबर 1 है रूट क्लर्क। रूट क्लर्क क्या काम करेगा, जो रूट डिसाइड करेगा कि काम किस तरह से कंप्लीट होगा, पहले क्या किया जाएगा, उसके बाद क्या किया जाएगा, उसके बाद क्या किया जाएगा, जो आपको बता रहा है कि पहले कौन सी एक्टिविटी है, उसके बाद कौन सी करनी है, उसके बाद कौन सी करनी है। तो रूट डिसाइड कर देता है, ये काम है रूट क्लर्क का। जब भी हमने काम देना है ऑर्गेनाइजेशन में, हम अपने वर्कर्स को काम बताएंगे तो पहले से ही हमारा रूट डिसाइडेड होगा कि हमने पहले करना क्या है। देन है इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क। इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क क्या करेगा, हर एक पर्सन को, हर एक वर्कर को उसके इंस्ट्रक्शन कार्ड दे देगा। जैसे वो सुबह आया 9 बजे, उसको इंस्ट्रक्शन कार्ड दे दिए जिसके ऊपर उसका सारा इंस्ट्रक्शंस गिवन है कि आज उसने पूरे दिन के अंदर क्या क्या काम करने हैं, किस किस तरह से करने हैं, सारे इंस्ट्रक्शंस देके हम उसको दे देंगे ताकि वो अपना काम ईजिली कर ले। नेक्स्ट है टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क। ये क्लर्क काम करेगा, जो भी काम कर रहे हैं उसका टाइम निकालने में कि कितने टाइम के अंदर वो काम कंप्लीट हो जाएगा और उसके ऊपर कितनी कॉस्ट आएगी, ये फाइंड आउट करने के लिए ये क्लर्क काम करता है। मतलब टाइम एंड कॉस्ट दोनों को निकालेगा कि कितने टाइम में ये काम कंप्लीट हो जाएगा और कितना खर्चा आएगा, कितनी कॉस्ट आएगी इसको काम को कंप्लीट करने की। लास्ट है डिसिप्लिनरियन। ये क्या काम करेगा, ये पूरी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जब सारा काम चल रहा है ये चेक करेगा कि क्या ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिसिप्लिन है या नहीं है। हमने पहले ही रूट डिसाइड कर दिया क्या काम करना है, हर एक वर्कर को इंस्ट्रक्शंस दे दी, उसने आज सुबह से लेकर रात तक क्या काम करना है, टाइम बता दिया कितनी देर में होगा, कॉस्ट बता दी कितने कॉस्ट के अंदर ये काम हो जाएगा। अब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एम्प्लॉयज़ को एक दूसरे से ज़्यादा इंटरेक्ट करने की ज़रूरत ही नहीं है, वर्कर्स अपना अपना काम कर सकते हैं। तो इस टाइम पर डिसिप्लिनरियन का काम ये है कि वो चेक करे कि क्या ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिसिप्लिन है, क्या जैसे जैसे हर एक वर्कर को काम बताया गया है वो वैसे वैसे काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो ये करेगा डिसिप्लिनरियन। नेक्स्ट है प्रोडक्शन ऑफिसर। ये काम करते हैं प्रोडक्शन के ऊपर। अब प्लानिंग तो हो गई, अब काम करना स्टार्ट करेंगे। तो प्रोडक्शन ऑफिसर के अंदर भी 4 वर्कर्स हैं। नंबर 1 है स्पीड बॉस। स्पीड बॉस क्या चेक करता है कि काम जो भी है
वो सही तरह से सही स्पीड पे, हमने सोचा कि आज शाम को हमने 500 यूनिट्स बनानी है, अगर शाम को 4 बजे तक आपकी 100 यूनिट्स बनी है तो क्या हमारा काम कंप्लीट होगा शाम तक? तो एक स्पीड, हमको पता है कि शाम तक हमने 500 यूनिट्स बनानी है, तो हमको एक स्पीड से काम करना पड़ेगा ताकि शाम तक हम 500 यूनिट्स कंप्लीट कर पाएँ। तो जो पहला ऑफिसर है, स्पीड बॉस है, ये क्या चेक करता है कि काम जिस तरह से हमने सोचा हुआ है, उस तरह से जो टाइम हमने सोचा हुआ है उस स्पीड से काम हो रहा है या नहीं हो रहा है। नेक्स्ट है गैंग बॉस। गैंग बॉस का क्या काम है कि जो भी, जिसको भी चाहिए प्रोडक्शन के लिए रॉ मटेरियल चाहिए या फिर जो भी इक्विपमेंट्स चाहिए, वो सब अपनी अपनी जगह पर हैं या नहीं, ये गैंग बॉस चेक करता है। नेक्स्ट है रिपेयर बॉस। मशीनरीज वगैरह वर्किंग कंडीशन में है या नहीं, अगर किसी मशीनरी के अंदर दिक्कत आ रही है तो उसको रिपेयर करवाना रिपेयर बॉस का काम रहेगा। लास्ट है इंस्पेक्टर। इंस्पेक्टर जब गुड्स की प्रोडक्शन हो गई तो उसको क्वालिटी को चेक करना, या जो भी काम हो रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में उन सब की क्वालिटी को चेक करना इंस्पेक्टर का काम है। तो ये थे फैक्ट्री मैनेजर के अंडर 2 डिपार्टमेंट बना दिए, उनके 4-4 वर्कर्स दे दिए, और हर सारे के सारे क्या कर रहे हैं, वर्कर्स के ऊपर काम कर रहे हैं। लास्ट में आप देखो नीचे वर्कर्स दिए हुए हैं, ये वर्कर्स को सारा काम उनका समझाते हैं कि किस तरह से सारा काम किया जाएगा। अब इसमें हमने क्या देखा, इससे हमें क्या फ़ायदा मिलेगा कि हम अपना जो भी हमारा ऑब्जेक्टिव है प्रोडक्शन से रिलेटेड, हमारी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी और हमारा जो भी ऑब्जेक्टिव है वो अचीव हो जाएगा। तो ये तो था फर्स्ट, फंक्शनल फोरमैनशिप। नेक्स्ट है स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क। FW टेलर क्या कहते हैं, आप काम जो भी स्टार्ट कर रहे हैं उससे पहले ही उसके स्टैंडर्ड्स फिक्स कर दें। जैसे हमको पता है कि डिफरेंट क्वालिटीज़ के प्रोडक्ट आते हैं, हर एक प्रोडक्ट की डिफरेंट क्वालिटीज़ होती हैं, तो जिस भी क्वालिटी का हमको चाहिए हमने पहले स्टैंडर्ड फिक्स कर दिया। जैसे हम कोई भी प्रोडक्ट ले रहे हैं, उसकी 3 क्वालिटी हैं, A, B एंड C। जैसे राइस है तो राइस की डिफरेंट क्वालिटीज़ होती हैं, A, B एंड C। तो अगर जब हम उसको प्रोडक्शन कर रहे हैं तो उस टाइम पर हम क्या कर रहे हैं, स्टैंडर्डाइज कर दें कि आपको जो प्रोडक्ट चाहिए वो कौन सी क्वालिटी का चाहिए। तो हम पहले ही स्टैंडर्ड फिक्स कर देंगे, तो उसके बाद जो प्रोडक्शन होगी उसी क्वालिटी के अकॉर्डिंग होती रहेगी। स्टैंडर्डाइजेशन रेफर्स टू डेवलपिंग स्टैंडर्ड फॉर एवरी बिजनेस एक्टिविटी। अब फैक्ट्री के अंदर जो भी काम हो रहे हैं, प्रोडक्शन एरिया के अंदर जो भी काम हो रहे हैं, हम हर एक एक्टिविटी के लिए कुछ स्टैंडर्ड फिक्स कर देते हैं कि ये काम हमको इस स्टैंडर्ड का चाहिए, ताकि जो एम्प्लॉय वहाँ पर काम कर रहा है, वर्कर वहाँ पर काम कर रहा है, उसे पता हो कि मैंने किस क्वालिटी का प्रोडक्ट बनाना है ताकि वो ईजिली बना सके। नेक्स्ट है सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क। Simplification refers to eliminating superfluous varieties of product or services. सिंप्लीफिकेशन मतलब काम को सिंपल बना दिया। आप डिफरेंट प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, डिफरेंट सर्विसेज बना रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि उसके अंदर कुछ ज़्यादा चेंजेस ना हो। आप क्या कर रहे हो कि ऐसे ही टाइम वेस्ट कर रहे हो डिफरेंट वेराइटीज़ बनाने में। जैसे आप देखते हैं शूज़ जो आते हैं आपके, कौन से आते हैं, 7, 8, 9, 10 इन नंबर के आते हैं। कभी ये तो नहीं आएगा 7.5 का शूज़ आ रहा है या 8.5 का आ रहा है, 8.25, 8.75, ऐसा नहीं होता। तो हमने क्या कर दिया, काम को सिंप्लीफाई कर दिया, क्योंकि 7 नंबर का, 8 नंबर का, 9 नंबर का, 10 नंबर का बनाना ईजी है। अगर किसी का पैर उसके बीच में भी होता है तो वो एडजस्ट कर लेंगे उसके अंदर। अगर हम ऐसे छोटे छोटे गैप लेके बनाने लग जाएं, 7, 7.25, 7.50, 7.75, तो ये क्या हो जाएगा, काम ज़्यादा बढ़ जाएगा। जितनी ज़्यादा वेराइटीज़ बनाएंगे उतना ज़्यादा काम करना पड़ेगा, उतना ज़्यादा हर एक चीज़ के ऊपर ध्यान रखना पड़ेगा। तो जो भी सुपरफ्लस का यहाँ पे मतलब है बेकार की वैरायटी है जिसका कुछ ज़्यादा इफेक्ट पड़ता नहीं है, तो हम उसको एलिमिनेट कर देते हैं और काम को सिंप्लीफाई कर देते हैं। नेक्स्ट है मेथड स्टडी। मेथड स्टडी FW टेलर क्या कहते हैं कि हर एक काम को करने का एक बेस्ट तरीका होता है। तो हम डिफरेंट मेथड्स ट्राई करके हम एक बेस्ट वे ढूंढ लें कि किससे काम बहुत अच्छे से कंप्लीट हो सकता है, ताकि इन फ्यूचर हम उसी मेथड को अडॉप्ट करें और अपना काम इजीली कंप्लीट कर सकें। द ऑब्जेक्टिव ऑफ मेथड स्टडी इज़ टू फाइंड आउट वन बेस्ट वे ऑफ डूइंग द जॉब टू मैक्सिमाइज एफिशिएंसी इन द यूज़ ऑफ मटीरियल्स, मशीनरी, मैन पावर एंड कैपिटल। आपने एक बेस्ट मेथड ढूंढ लिया जहाँ पर मटेरियल्स भी कम से कम यूज़ हो रहे हैं, मशीनरी भी सही कंडीशन में रहेगी, मैन पावर की भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है और कैपिटल भी आपकी कम से कम लग रही है। तो हर एक काम को करने का एक बेस्ट तरीका होगा, मेथड स्टडी के अंदर हम वो
तरीका फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं कि कौन सा बेस्ट मेथड है जहाँ पर इनपुट कम से कम लगेगा, आउटपुट ज़्यादा से ज़्यादा आएगा, हमारी कैपिटल कम लगेगी, मैन पावर को ज़्यादा काम नहीं करना पड़ेगा। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, मेथड स्टडी के अंदर बेस्ट मेथड फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट है मोशन स्टडी। मोशन स्टडी, मोशन होते हैं जो हम हाथ पैर हिलाते हैं कोई भी काम कंप्लीट करने के लिए। जैसे अगर हम ब्लैक बोर्ड पर लिख रहे हैं या वाइट बोर्ड पर लिख रहे हैं तो उसके लिए पहले हम चौक को उठाएंगे, तो जितना टाइम हमको चौक उठाने में लगा वो है मोशन। तो इसके अंदर हम क्या करते हैं, मोशन स्टडी। मोशन स्टडी का क्या मतलब है कि एक काम को कंप्लीट करने में क्या मोशंस लगते हैं, कितना एक्स्ट्रा टाइम लगता है। जैसे अगर ब्रिक्स पड़ी हैं, हमने एक जगह पर ब्रिक्स लेकर आनी है और उससे कुछ दूरी पर ब्रिक्स पड़ी हैं, तो ब्रिक्स लेकर आनी है, एक तो वो टाइम है। अगर ब्रिक्स पास में पड़ी होती हैं जहाँ पर हमने यूज़ करनी है, अगर उसी के पास पड़ी होती हैं तो हम उसको जल्दी यूज़ कर लेंगे। तो मोशन स्टडी के अंदर हम क्या कर रहे हैं, इट इज़ द साइंस ऑफ एलिमिनेटिंग वेस्टफुलनेस रिजल्टिंग फ्रॉम यूजिंग अननेसेसरी, इल डायरेक्टेड एंड इनएफिशिएंट मोशंस बाय वर्कर्स एंड मशीन्स टू आइडेंटिफाई बेस्ट मेथड ऑफ वर्क। तो हम ये कोशिश करते हैं कि एक काम को करने में यानी कि मोशन कम से कम लगे, ताकि जो वो मोशन के अंदर टाइम यूज़ हो रहा है तो वो मोशन का टाइम कम हो जाएगा तो काम करने का टाइम भी कम हो जाएगा। तो मोशन स्टडी में हम ये फाइंड आउट करते हैं कि कौन से ऐसे मोशंस है जिसको हम एलिमिनेट कर सकते हैं। अब ब्रिक्स अगर 500 मीटर पर पड़ी हैं, अगर आपको 100 मीटर्स पर मिल जाती हैं तो अपने आप आपका मोशन कम हो जाएगा, वो जो टाइम पीरियड था वहाँ से यहाँ लेकर आने का वो अपने आप ही रिड्यूस हो जाएगा। तो ये है मोशन स्टडी, जहाँ पर हम डिफरेंट मोशंस के बारे में पढ़ते हैं कि एक काम को करने के लिए कितना टाइम लगता है, कितने मोशंस आपको लेने पड़ते हैं जिसको हम एलिमिनेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है टाइम स्टडी। टाइम स्टडी क्या करती है, एक काम को कंप्लीट करने में कितना टाइम लगता है आपको। इट डिटरमाइंस द स्टैंडर्ड टाइम टेकन टू परफॉर्म अ वेल डिफाइंड जॉब। आपको 100 यूनिट्स बनानी है तो उसके अंदर आपको कितना टाइम लगेगा, हम टाइम स्टडी के अंदर पहले ही देख लेते हैं कि 100 यूनिट्स बनाने में क्या प्रॉपर टाइम है जो लगता है, स्टैंडर्ड टाइम फाइंड आउट कर देते हैं, ताकि एम्प्लॉई को पहले ही, वर्कर को पहले ही बता रखा हो कि आपको ये काम इतने टाइम में कंप्लीट करना है, ताकि उसे भी पता हो कि इतने टाइम में ये काम कंप्लीट हो सकता है और वो उसके लिए जल्दी जल्दी काम करे। The objective of time study is to determine the number of workers to be employed, frame suitable incentive scheme and determine labor cost. टाइम स्टडी का क्या ऑब्जेक्टिव है, हम ये देखेंगे कि अगर हमको 500 यूनिट्स बनानी है तो उसके लिए कितने एम्प्लॉयज़ लगाने पड़ेंगे। हमको पता है 100 यूनिट्स एक एम्प्लॉय बना लेगा, हमको 500 यूनिट्स बनानी है तो हमको उस दिन में 5 जो वर्कर्स हैं वो लगाने पड़ेंगे ताकि हमारी 500 यूनिट्स प्रोड्यूस हो जाएँ। उसके बाद फ्रेम सूटेबल इंसेंटिव स्कीम, ये हम आगे बढ़ेंगे क्या इंसेंटिव स्कीम होती है, और उसी से आपको पता चल जाएगा जितने आपने वर्कर्स को लिया है और उनको कितनी आपने कॉस्ट पे करनी है, तो आपको लेबर कॉस्ट के बारे में भी पता चल जाता है। नेक्स्ट है फटीग स्टडी। फटीग होता है थकावट। अब हम ये देखते हैं कि इसमें एफडब्ल्यू टेलर कहते हैं कि आपको कोई भी काम करने से पहले फटीग स्टडी कर लेनी चाहिए कि कितने टाइम के बाद आपको एम्प्लॉयज़ को, वर्कर्स को रेस्ट करने का टाइम देना पड़ेगा। जैसे हम स्कूल में जाते हैं तो 4 पीरियड के बाद आपकी रिसेस हो जाती है, क्योंकि आप 8 पीरियड जो है लगातार नहीं पढ़ सकते। तो वो क्या है, एक आपको फ्रेशन अप करने के लिए, ताकि आप जब 4 पीरियड के बाद आओ तो आप और अच्छे से काम करो, तो वो आपको टाइम पीरियड दिया जाता है। फटीग स्टडी सीक्स टू डिटरमाइन टाइम एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ रेस्ट इंटरवल इन कंप्लीटिंग अ टास्क। एक काम कंप्लीट करने के लिए कितनी देर के बाद आपको रेस्ट का टाइम देना है और कितने देर के लिए देना है, ये फाइंड आउट करते हैं हम फटीग स्टडी के अंदर। जैसे आपको 4 पीरियड के बाद अगर रिसेस मिलती है तो 20 मिनट्स की मिलती है, जिसमें आप खाना खा लो, जिसमें आप फ्रेशन अप हो जाओ, ताकि आप अगले 5th पीरियड से उतना ही अच्छे से आप काम कर सको। तो the rest interval will enable workers to regain their lost stamina, thereby avoiding accidents, rejections and industrial sickness. जब वो एक बार अपना रेस्ट कर आएंगे, जब उनका जो लॉस्ट स्टेमिना है वो वापस से रीगेन कर लेंगे, तो उससे क्या होगा, एक्सीडेंट्स भी कम हो जाएंगे और जो भी आपकी रिजेक्शंस है, अब प्रोडक्ट अच्छे से नहीं बनेगा तो वो भी रिजेक्ट हो जाते हैं, तो आप उतने ही एनर्जी के साथ अपना काम आगे कर सकेंगे। नेक्स्ट है डिफरेंशियल वेज सिस्टम। डिफरेंशियल वेज सिस्टम आपको क्या बताता है, एफडब्ल्यू टेलर ने दिया था। डिफरेंशियल वेज सिस्टम, वेजेस होती हैं जो हम प्रोवाइड करते हैं वर्कर्स को उनके काम के लिए, जैसे जो दिहाड़ी होती है उसको हम वेज बोलते हैं। तो दिस सिस्टम लिंक्स वेजेस एंड प्रोडक्टिविटी।
जो वर्कर जितनी प्रोडक्शन करेगा उसके अकॉर्डिंग उसको हम वेजेस प्रोवाइड करेंगे। हमने स्टैंडर्ड फिक्स कर दिया कि आज शाम तक हर एक वर्कर को 100 यूनिट्स प्रोड्यूस करनी है। तो डिफरेंशियल वेज सिस्टम के अंदर हम क्या कहते हैं, हम वेज सिस्टम को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। मतलब जो 100 यूनिट्स या 100 यूनिट से ज़्यादा बनाएगा उसको 5 रुपीज़ पर यूनिट दिया जाएगा, और जो 100 यूनिट से कम बनाएगा, मतलब जिसने 70 बनाई 80 बनाई, उसको 4 रुपीज़ पर यूनिट पे किया जाएगा। इससे क्या होगा, जब उसको पता है कि 80 बनाई तो 80 इंटू 4 उसको 320 मिलेंगे, और जिसने 100 बनाई है उसको 100 इंटू 5 500 रुपीज़ मिलेंगे। तो जब उसको पता है कि अगर मैं अपना स्टैंडर्ड अचीव नहीं करूँगा तो मेरी पर यूनिट कॉस्ट कम हो जाएगी, तो उसको जो वेज मिलेगी पर यूनिट वो कम हो जाएगी, तो वो और अच्छे से काम करने की कोशिश करता है। और इसके अंदर हम कोशिश करते हैं कि जो लोग बहुत अच्छे से काम करते हैं और जो लोग नहीं करते हैं उनके बीच में डिफरेंस फाइंड आउट करने वाला, अब जो पर्सन अच्छे से काम कर रहे हैं वो एफिशिएंट हैं, वो 100 यूनिट्स या 100 से ज़्यादा बना लेंगे, तो उसको हमने अलग कैटेगरी में डाल दिया, उसको 5 रुपीज़ पर यूनिट पे करेंगे। और जो इनएफिशिएंट हैं, जो काम को सीरियसली नहीं लेते, काम को अच्छे से नहीं करते, उसको हमने अलग कैटेगरी में डाल दिया, क्योंकि वो काम अच्छे से नहीं कर रहा तो हम उसको पे भी कम कर रहे हैं। तो एफिशिएंट वर्कर हैं और ज़्यादा मोटिवेट होंगे और ज़्यादा प्रोडक्शन करने की कोशिश करेंगे, और इनएफिशिएंट वर्कर्स जो हैं वो ट्राई करेंगे कि हम स्टैंडर्ड्स को अचीव कर पाएँ। ये मोटिवेशन का भी एक तरीका है, ताकि वो मोटिवेट हों, उन्होंने अच्छा काम किया तो डिफरेंस है कि जो काम अच्छे से नहीं कर रहा उसको कम मिल रहे हैं, और जो काम अच्छे से कर रहा है उसको ज़्यादा मिल रहे हैं। तो एक ये था FW टेलर ने जो हमको टेक्निक दी। लास्ट है मेंटल रेवोल्यूशन। मेंटल रेवोल्यूशन का क्या मतलब है? मेंटल मीन्स माइंड, रेवोल्यूशन मीन्स चेंज लेकर आना। हम मेंटल रेवोल्यूशन के अंडर क्या करते हैं, FW टेलर ने, जैसे हमने उसके इंट्रो में भी पढ़ा कि उसने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ये ऑब्जर्व किया कि जो भी वहाँ पर मैनेजमेंट है और जो वर्कर्स है उनका आपस में बिहेवियर अच्छा नहीं है, तो उसके लिए उसने ये एक टेक्निक दी साइंटिफिक मैनेजमेंट की। मेंटल रेवोल्यूशन के अंदर वो दोनों पार्टीज़ के माइंड को चेंज करने की कोशिश करता है। मतलब मैनेजमेंट को हम ये समझाते हैं कि आप लोग वर्कर्स के बिना कुछ नहीं कर सकते, और वर्कर्स को ये समझाते हैं कि आप लोग मैनेजमेंट के बिना कुछ नहीं कर सकते। अगर वो दोनों आपस में लड़ने की बजाय एक दूसरे की अहमियत को समझें, इंपॉर्टेंस को समझें कि मैनेजमेंट के बिना वर्कर्स कुछ नहीं है और वर्कर्स के बिना मैनेजमेंट कुछ नहीं है, अगर वो इंडिविजुअलिज्म से कोऑपरेशन पर आएँ तो हो सकता है, कंपटीशन से कोऑपरेशन पर आएँ तो हो सकता है हम अपना ऑब्जेक्टिव अच्छा अचीव कर पाएँ। और जो हम पहले प्रॉफिट के लिए लड़ रहे थे कि वर्कर्स कहे हमको बोनस चाहिए और मैनेजमेंट कहे नहीं हम बोनस नहीं देंगे, प्रॉफिट अपने पास रखेंगे, तो अगर वो दोनों कंपटीशन से कोऑपरेशन पर आती हैं, अच्छे से काम करते हैं, ऑब्जेक्टिव अचीव करते हैं, तो वो ऑब्वियसली प्रॉफिट बढ़ाने में भी कामयाब हो जाएंगे। और जब प्रॉफिट बढ़ेगा तो वर्कर्स को भी बोनस मिल जाएगा और मैनेजमेंट को भी उनके प्रॉफिट्स मिल जाएंगे। तो दोनों पार्टीज़ को समझना चाहिए कि वो दोनों एक दूसरे के बिना नहीं चल सकते। एक गाड़ी के 2 पहिए हैं, ना तो मैनेजमेंट के बिना वर्कर काम कर पाएंगे और ना ही वर्कर के बिना मैनेजमेंट काम कर पाएगी। तो FW टेलर ने ये लास्ट टेक्निक दी थी, मेंटल रेवोल्यूशन। दोनों पार्टीज़ एक दूसरे की इंपॉर्टेंस को समझें और दोनों को साथ लेकर चलें। प्रॉफिट का कुछ पार्ट वर्कर्स को भी दिया जाना चाहिए, और जो बनता है वो वर्कर्स को देंगे और जो बनता है वो मैनेजमेंट अपने पास भी रखेगी। तो अनदर द मैनेजमेंट शुड क्रिएट प्लेजेंट वर्किंग कंडीशन एंड वर्कर्स शुड वर्क विद डिवोशन एंड लॉयलिटी। अब उसके बाद वो क्या करेंगे, मैनेजमेंट उनको अच्छी वर्किंग कंडीशंस प्रोवाइड करे, और जो वर्कर्स हैं वो भी अपनी जॉब को लेकर लॉयल रहें, अच्छे से डिवोशन से काम करें, तभी एक ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट की तरफ जा सकती है, अच्छे से सक्सेस को अचीव कर सकती है, अपने जो भी ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको अचीव कर सकती है। तो ये तो थे जो FW टेलर ने हमको प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स दिए हैं। इन सब को आपने अच्छे से पढ़ना है और इसकी एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस आप लिखेंगे अपनी नोटबुक के ऊपर। थैंक यू।